नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। आज बात उपचुनाव के लिए बीजेपी की चक्रव्यूह रचना की। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से तेज हो गई हैं। जैस के ऐलान के बाद भाजपा और कांग्रेस में रणनीतिक स्तर पर खूब मंथन चल रहा है। बीजेपी ने चुनाव के लिए व्यूह रचना भी शुरू कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा न सिर्फ उपचुनाव वाली सीटों पर दौरा कर रहे हैं, बल्कि यहाँ 4 दिन कैंप लगाकर जमीनी स्थिति को भांपने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। हालांकि बीजेपी की इस व्यूह रचना पर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है और उसे बीजेपी का डर बताया है। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी की व्यूह रचना पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। शायद इसलिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी ने व्यूह रचना शुरू कर दी है। एक तरफ ग्वालियर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बाबा महाकाल के दर्शन के साथ उपचुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया। तय कार्यक्रम के मुताबिक वी.डी. शर्मा उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर अलीराजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वी.डी. शर्मा अलीराजपुर के बाद 17 अगस्त को जोबट, 18 अगस्त को बुरहानपुर और 19 अगस्त को खंडवा में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। वी.डी. शर्मा न सिर्फ जोबट और खंडवा का दौरा करेंगे, बल्कि यहां 4 दिन कैंप लगाकर जमीनी स्थिति को भांपने की कोशिश करेंगे। अपने इस प्रवास के दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा संगठन की दृष्टि से पालक, संयोजक, मंडल पदाधिकारी और जिलाधिकारी, नगर केंद्र, ग्राम केंद्र, बूथ आदि की बैठकें लेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान, निवर्तमान जनप्रतिनिधि और दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ भी अलग से चर्चा करेंगे। विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे अध्यक्ष हैं और उनके अध्यक्षीय दौरे जो होते हैं, जो संगठन की दृष्टि से तय होते हैं, वो होंगे पूरे प्रदेश की। वी.डी. शर्मा जी भाई विष्णुदत्त शर्मा हैं, कमलनाथ नहीं है जिनको आप ढूंढने जाओगे तो मिल जाएंगे। जिन क्षेत्रों में हमको लगता है जो पिछड़े क्षेत्र हैं या इस प्रकार के, उसमें जाना जरूरी है और भाग्य से जो चुनाव होने वाले वो भी उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये तो अच्छी बात है कि हम संगठन को अपने मजबूत करेंगे उन क्षेत्रों में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा है कि दमोह मॉडल से डरी बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दमोह में हुए उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए जब कोरोना को खत्म करने का समय है, तब बीजेपी प्रदेश को फिर से चुनाव में धकेलना चाहती है। दमोह उपचुनाव में जो उसकी दुर्दशा हुई है, उसे लेकर भयभीत से जो झाबुआ उपचुनाव में उसकी करारी पराजय हुई थी, इसलिए मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए एक सुनियोजित रणनीति के तहत उनके नेता कल से जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर निकल रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को निकालनी चाहिए प्रायश्चित यात्रा। प्रायश्चित यात्रा इसलिए कि उसे जवाब देना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसे जवाब देना होगा कि विकास कार्य क्यों ठप पड़े हैं। वह ध्यान बांटने के लिए इस तरह की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और वो कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर ले, 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा खंडवा कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हाल ही में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस की खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर सक्रियता काफी बढ़ गई है। जयस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है और दोनों ही सीटों पर आदिवासी वोट निर्णायक होते हैं। यही वजह है कि जयस के चुनाव लड़ने की स्थिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान होना तय है, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ही वी.डी. शर्मा विधानसभा और लोकसभा सीट का दौरा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी का डर बता रही है। अब देखना होगा कि ये वाकई बीजेपी का डर है या फिर बीजेपी की कोई नई चाल। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से खंडवा लोकसभा सीट है, जबकि 3 रेगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा की सीटें हैं। और बीडी के दौरे से साफ है कि बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस अभी बयानों और बैठकों से ही काम चला रहे हैं। पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह चुनावी तैयारियों से दूर सिंधिया के गढ़ में हलचल मचाए हैं और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ के सामने चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी की व्यू रचना पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू। नायडू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। नायडू जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक अच्छी स्थिति यह रहती है कि वो पूरे समय उसके नेता कार्यकर्ता सक्रिय रहें। बीजेपी में ये चीज़ हम देखते रहे हैं और जिस प्रकार से उपचुनाव के लिए वो सक्रिय हैं, बीडी शर्मा आज से अलीराजपुर रात्रि विश्राम 4 दिन का दौरा, पूरे 2 ऐसी सीटों पर। खंडवा में उनके सामने तमाम सारी दिक्कतें ये हैं कि गढ़ में चेहरा कौन होगा, और जोबट ऐसी सीट जहाँ वो हारते ही रहें, जीतने की आसार बहुत कम है, वहाँ पर उनका इस प्रकार से पूरी ऊर्जा दिखाना। और कांग्रेस जिस प्रकार से मुतमईन दिख रही है अभी, वो कह रहे हैं कि दमोह मॉडल से हमने दमोह जीत लिया और बाकी भी मॉडल जगह भी है, मॉडल काम हो जाएगा। तो क्या किसी राजनीतिक दल को इस प्रकार की खुशफहमी पालना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के साथ में तो ये बात काफी सालों से चली आ रही है। वो उस विद्यार्थी की तरह प्रति जो इम्तिहान से पहले पढ़ के पास होना चाहता है। ये शिवराज जी ने भी कहा था एक मतलब कि बीजेपी जो है वो निरंतर साल भर पढ़ती है और पूरा कोर्स कंप्लीट करती है। ये एक लिहाज से सही भी है जी। और अक्सर आप देखिए जो है वो लगातार निरंतर ही वो इलेक्शन मोड में ही रहती है और मेरे ख्याल से उसका इतना ज़्यादा ध्यान रहता है चुनाव के लिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से ध्यान नहीं दे पाती। तो अक्सर ये होता है कि प्रशासन तो उसका नहीं रहता, सारा चुनाव की तैयारी या चुनावी पत्रे नहीं रहता है। तो ये इससे तो सही है, लेकिन देखिए 1-2 चुनाव हार जाना भी कई मतों सबक दे देता है। हो सकता है बीजेपी ने अपना सबक ले लिया हो, कांग्रेस ले पाई या नहीं ले पाई है कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। एक चीज और है कि कांग्रेस के साथ में ये जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की परेशानी इस बात को लेके कम है कि बीजेपी उसका क्या करेगी, उससे ज्यादा उसकी परेशानी इस बात को लेके पार्टी के भीतर के कार्यकर्ता कब भागेंगे या उसमें से जो उनके खुद कमलनाथ के विरोध में है वो क्या करेंगे। समस्या कांग्रेस की भीतर से ज्यादा है, बाहर से कम। मैं आऊँगा आपके साथ, शायद कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है। हमारी टीम से कहेंगे कि आपसे फिर से संपर्क करें। ब्रजेश जी, जो नायडू जी ने कहा, एक और चीज़ है कि वो ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो परीक्षा के समय पास होना चाहते हैं पढ़कर, लेकिन शायद उनके दिमाग में होगा कि जिस प्रकार से कोरोना काल में सरकार ने सबको जनरल प्रमोशन दे दिया और सब ज़्यादातर बच्चे पास ही हो गए 99% से ज़्यादा, तो शायद इसी धोखे में वो भी हों कि इस एग्ज़ाम में वो वैसे ही पास हो जाएंगे। देखिए, कोई तैयारी करना होगी, क्योंकि खंडवा की अगर बात करें तो बड़ा संकट ये बीजेपी के सामने भी कि हर्षवर्धन, कृष्ण मुरारी मोघे, अर्चना चिटनीस, या कांग्रेस से अरुण यादव या सुरेंद्र सिंह शेरा की पत्नी जयश्री। देखिए, चुनाव दोनों के सामने कठिन है और दोनों अगर किसी को भी टिकट देंगे तो भीतरघात का खतरा दोनों के सामने है। दोनों ही दलों के सामने ये समस्या दिख रही है मनोज जी। लेकिन जिस तरह से नायडू जी कह रहे थे कि परीक्षा में पूरी तैयारी से जाती है भाजपा, सही है, और कांग्रेस के हाल हम देखते हैं कि वो आखिरी के समय में तैयारी करती है। मतलब आपको याद होगा मनोज जी, जब अपन पढ़ते थे कुंजी चलती थी, बिल्कुल, जिसमें 20 प्रश्न 50 प्रश्न रहते थे। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो 20 प्रश्न 50 प्रश्नों में उलझे रहते हैं, बाकी के पूरे साल भर तैयारी करते हैं। या तो गैस पेपर उनको लगता था शायद पेपर हाँ, कहीं से लीक हो जाए, और कुछ वो पेपर 10 पेपर ले लेंगे, 10 साल के ले लेंगे, उस हिसाब से तैयारी करते थे। तो ये कांग्रेस की स्थिति वैसे ही है मनोज जी। वो आखिरी में सब कुछ पढ़ लेना चाहती, सारी तैयारियां कर लेना चाहती और फिर सोचती है कि वो किसी मॉडल, यदि आप दमोह मॉडल की वो बात कर रहे हैं तो दमोह का कौन सा मॉडल था, कोई मॉडल तो दिखा नहीं वहाँ पे, लेकिन आप जीत गए। हो सकता है कि उससे भाजपा ने सबक ले लिया हो, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनकी व्यूह रचना चल रही है, और कांग्रेस शायद उससे सबक नहीं ले पाई। वो अति विश्वास में है कि उसके साथ हमेशा ही ये रहता है मनोज जी कि पब्लिक उसको जिता दे। मतलब नाराज पब्लिक हो, गुस्सा पब्लिक हो, सरकार की एंटी इनकन्वेंसी पब्लिक में आए, और फायदा किसको मिलेगा? चूंकि 2 दलों की व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर यदि एक दल से कोई नाराज होगा, एक विधायक से नाराज होगा, तो वो दूसरे दल के विधायक को जिता देगा। लेकिन इसका एक खतरा ये भी ना, हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी कि कांग्रेस के कई सारे जो दिग्गज चेहरे थे वो चुनाव आ गए, चाहे वो सुरेश पचौरी हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे वो सुरेंद्र चौधरी हो,
तो ऐसे तमाम नेता चुनाव हार गए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का खतरा तो दोनों तरफ से होता है। दोनों तरफ से होता है मनोज जी। और लेकिन यहाँ आप तो ये है कि बीजेपी के पास 2 सीट थी, 2 कांग्रेस के पास है, तो सहानुभूति हो सकता है कि सहानुभूति का कार्ड चल जाए। बिल्कुल, लेकिन देखिए मनोज जी, सहानुभूति तभी चलती है मेरे हिसाब से। और हमने गोपाल भार्गव का एक अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था मनोज जी कि ये वाला जो कार्ड है सहानुभूति वाला हमेशा सफल नहीं होता। सही भी है, जिस देरी से आपके चुनाव होंगे वो सहानुभूति वाला कार्ड काम नहीं करेगा। आप देखिए सहानुभूति एक समय तक रहती है, एक समय के बाद सहानुभूति नहीं रहती है। तो यहाँ पे भाजपा के लिए मुझे जिस तरह से आप कह रहे थे कि दोनों तरफ भीतर घात का संग, और सहानुभूति भी तब काम आएगी जब अब उसी परिवार को टिकट दो। बिल्कुल, इसके आसार फिलहाल बीजेपी में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, बीजेपी में देखिए मनोज जी, बीजेपी बाकायदा पूरी तरह से व्यूह रचना से काम करती है। जिस तरह नायडू जी भी बोल रहे थे कि वो चुनावी मूड में रहती है, लेकिन कांग्रेस उस मूड में नहीं आती। यदि वो उनकी यात्राएं निकल रहे हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस से सबक लेना चाहिए, कांग्रेस को भी मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति मैदान में उतरा हुआ है अरुण यादव, उसी की टांग खींचने में उनके दल के नेता लगे हुए हैं। कमलनाथ जी के समर्थकों को, सज्जन सिंह वर्मा को ले लिए, सबको वो उनकी और कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भीतर घात को बढ़ावा देने की कोशिश कौन कर रहा है? संगठन का प्रमुख आदमी कर रहा है, उसके लोग कर रहे हैं। जबकि उनको रोक देना चाहिए, कि उनको कहना चाहिए भले ही किसी को हम टिकट दें, आप सब लोग जाके क्षेत्र में काम करिए, जिसको पार्टी तय करेगी उसको टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है नायडू जी। एक और खतरा है कांग्रेस के लिए, जैस, और बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि पिछली बार इस आदिवासी संगठन ने कांग्रेस का साथ दिया था। हीरालाल अलावा खुद उनके टिकट पर चुनाव लड़े, और इसका नतीजा हुआ कि मालवा निमाड़, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जो जीतता है वो भोपाल की सत्ता उसके हाथ में होती है, और कांग्रेस को यहाँ अच्छी सफलता मिली, उनकी सरकार बनी भी, भले बहुमत नहीं मिला और सरकार गिर भी गई। ऐसे में हीरालाल अलावा की नाराज़गी, क्योंकि वो तब मंत्री बनना चाह रहे थे, तो एक प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए है कि ठीक है अभी वो अकेले लड़ते हैं, और आगे विधानसभा बीजेपी उनके साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि उनका पूरे इलाके की आदिवासी बेल्ट में खासा अच्छा प्रभाव है। तो कांग्रेस के लिए अभी से खतरे की घंटी। जी हाँ, एक चीज खास है आदिवासी सीटों का, जहां तक सवाल है, अगर आपने देखा होगा इससे पहले जब कांग्रेस जीती थी, उसके बाद में 1-2 बार और भी चुनाव भी हुए थे, कुछ और भी हुआ था। हर बार ये महसूस किया जा रहा था कि जो बीजेपी का खुद, जैसे अब बस्तर से लेके आप झाबुआ तक देख लें, जहाँ जहाँ आदिवासी गांव, उस वक्त में ये जरूर महसूस हुआ था कि आदिवासियों के बीच में बीजेपी की पैठ कम होती जा रही है, उस पर भरोसा कम होता जा रहा है। और ये चीज बस्तर में तो देखने को मिली ही। भोपाल, आप झाबुआ और बिल्कुल धार, झाबुआ, बड़वानी, नेमावर, मनावर, बिल्कुल एक चीज ये है कि अगर ये वाकई में हो जाता है कि वो लोग, बीजेपी इस बात को ध्यान देती है कि नहीं भाई ये किसी भी तरह से वोट बटे ना, तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस ने अभी तक ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखाई दी कांग्रेस, जिसमें ये पता चले कि हाँ भाई वो तैयार कर रही है चुनाव की। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि भाई बीजेपी जो है सारा टाइम चुनाव के मोड में रहती है और हम लोग जो हैं वो सहानुभूति के बच्चे नहीं जाएंगे। देखिए, एक चीज होती है, बीजेपी ने हमेशा ये चीज महसूस की है कि वो कुछ करे ना करे, तो ये लगता है कि वो सब कुछ जनता के भरोसे छोड़ दे, जीत जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ काम तो करते हुए नजर आए, कोई कार्यकर्ता काम करते हुए नजर आए। एक दूसरा जुलूस निकाल देना ये काफी नहीं होता। होता क्या है कि आमतौर पर आप कोई भी सवाल पूछते हैं बीजेपी कांग्रेस वालों से, तो वो हर बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने फला चीज नहीं की, हमने क्या किया इसके बारे में कोई कहते नजर नहीं आता। तो वहां जाकर दिक्कत होती है। कुछ करती हुई नजर आए कांग्रेस तो फिर बात बने। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ है, जो सत्ता में जो मनभेद की बात होती है, हम देखते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा यूथ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करती है विधानसभा घेराव करने के लिए। हालांकि विधानसभा स्थगित हो चुकी होती है, दिन में वाटर कैनन चलती है, लट्ठी चलते हैं, कपड़े फटते हैं जयवर्धन सिंह जैसे नेता के, और शाम को जो अगुवाई करने वाले कमलनाथ है वो शाम को भुट्टा पार्टी में बीजेपी के साथ नेताओं के साथ गलवैया करते नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि निजी संबंध अपनी जगह है, लेकिन इसका मैसेज तो गलत जाता है कार्यकर्ताओं में कि हम क्यों इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों पानी की बौछार झेलें, क्यों डंडे खाएं। बिल्कुल, जो आक्रामक रवैया होना चाहिए विपक्ष का वो नजर नहीं आता। और वो खास बात ये है कि भाई जिस तरह की पॉलिटिक्स अब हो रही है, जिस लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है, वहां ये देखा जा रहा है कि जितने आक्रामक आप होंगे उतने ज्यादा पब्लिक के बीच में लोकप्रिय होंगे। और ये कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस को जितनी आक्रामकता दिखानी चाहिए वो नहीं कर रही। और दूसरी चीज है कि तैयारियों का जहां तक सवाल है, कोई इस तरह की चीज तो करते हुए नजर आए जिसमें वो लोगों को महसूस हो, हाँ भाई अगर अल्टरनेटिव है तो कांग्रेस है। वैसा हो नहीं रहा।
उसे बाइपोलर पॉलिटिक्स में जहाँ सिर्फ दो ही दुनिया है, वहाँ ये चीज जरूरी है कि जो विपक्ष है वो साफ साफ कुछ करता हुआ नजर आए और विपक्ष के तौर पे कम से कम एक विकल्प की तौर पर नजर आए, वो नजर आए। बिल्कुल। तो शायद उनको शायद राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड से सबक लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कम से कम देखा हमने, वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने एकता दिखाई। अब जरूर सिर फुटा हुआ है। राजस्थान में तो एक पैटर्न बन गया कि 5-5 साल की बारी मिलती है। उत्तराखंड और बाकी जगह हिमाचल में वही स्थिति है। तो जहाँ दो दलीय व्यवस्था है, तो वहाँ पे आप जो कह रहे थे कि विकल्प नहीं है, इसलिए एक बार आप, इसलिए एक बार आप। लेकिन केरल भी उदाहरण है और पंजाब भी उदाहरण है कि जहाँ एक हम ट्रेंड देखते थे, लेकिन वो बदल गया कि सरकारें वहाँ रिपीट हुई, अकाली दल की भी हुई और हमने केरल में भी देखा वाम मोर्चा की सरकार। तो क्या एक बड़ा सबक ये भी नहीं कांग्रेस के लिए कि जो आप कह रहे हैं कि आप जनता के भरोसे मत बैठिए, आप कुछ करके देखिए, कि जनता को आप ये बताइए कि हम आपके लिए एक सशक्त दावेदार हैं, आप हमको चुनिए। मनोज जी, आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही। राजस्थान का जहाँ तक प्रश्न है, राजस्थान में ये लगातार पिछले 30 सालों से उससे ज्यादा से हो रहा है कि 5 साल के बाद बदलाव होता ही होता है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर खुद भी जागरूक है और खुद पार्टियों को भी जागरूक रहना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि वो खुद भी करके निश्चिंत हो जाए। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, ऐसा लगता है कि वोटर भी बहुत आलसी हो गया है और पार्टियां तो खैर हो ही हैं। ऐसे में अगर बीजेपी थोड़ा बहुत भी काम कर लेती है तो वो उसके लिए चुनाव जीतना आसान है। जी ब्रजेश जी, वोटर आलसी हो गया और हम देख रहे हैं कि ट्रेंड देख भी रहे कि लगातार वोटिंग का प्रतिशत भी कई चुनाव में लगातार गिर भी रहा है। लेकिन कांग्रेस बार बार जिस दमोह मॉडल की बात कर रही है, तो वो ये जिक्र नहीं करते हैं कि कुछ महीने पहले उन्होंने उपचुनाव फेस किया था। 28 सीटों पर उपचुनाव था, करारी हार हुई थी। तब ये दमोह मॉडल कहाँ था? और दमोह मॉडल की जहाँ तक बात है, तो वो तो यही था कि जो आपने कहा, जो नायडू जी ने कहा कि जनता उम्मीदवार से इसलिए नाराज़ थी कि आपने अच्छी भली सरकार जब चल रही थी, जब सरकार को समर्थन की ज़रूरत नहीं थी, आपने हमको धोखा दिया, इस्तीफ़ा देकर बीजेपी में चले गए। बाकी जगह तो ये था कि ठीक है, आपकी व्यक्तिगत नाराज़गी थी, सरकार चली गई। यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। तो क्या ये ट्रेंड बाकी जगह को देखने को मिलेगा? क्योंकि बाकी 4 जगह तो ये स्थिति है ही नहीं, क्योंकि कोरोना के कारण चारों जनप्रतिनिधियों की जान गई है। उसके बाद भी जनप्रतिनिधियों ने सबक नहीं लिया। हमने दमोह का अगर मॉडल की बात करें, तो दमोह में जो जीत के नायक थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर, उनके कोरोना के कारण निधन हुआ। बीजेपी के कई सारे मंत्रियों को कोरोना हुआ और दमोह में कोरोना बेकाबू हुआ, कई सारे अफसरों पर गाज गिरी। तो क्या यही वो मॉडल है आदर्श किसी चुनावी व्यवस्था में? देखिए मनोज जी, उसमें कांग्रेस का कोई मॉडल नहीं था एक्चुअली में। जो आपने बात कही है ना कि उसके जीतने हारने से ना सत्ता में कोई परिवर्तन होना थी, ना विपक्ष को कोई फायदा होना थी। वो एक सबक भी हो सकता है जो सत्ताधारी दल के लिए वहाँ की जनता ने तय किया हो। भले यहाँ की जनता आलसी हो मनोज जी, यदि नायडू जी की बात माने हैं, लेकिन समझदार हो गई आजकल की जनता। वो जानती है कि राज्य में किसकी सरकार होना चाहिए, केंद्र में किसकी सरकार होना चाहिए, आप इसलिए देख लीजिए नगर में किसकी सरकार होना चाहिए, सब जानती है जनता, बहुत समझदार है और वो सबक सिखाती है हमेशा। यदि वो 28 उपचुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, तो एक तरह से वो सबक ही था कमलनाथ सरकार को कि आपने 15 माह में क्या किया। आप हमें जनता के बीच में रहने वाला एक मुख्यमंत्री था, वो नहीं मिला। आप सिर्फ हवाई बातें करने लगे। शुद्ध के लिए युद्ध एक आपने अभियान चलाया 4 शहरों में, तो वो भी किस स्तर पर पहुंचा। लोग व्यापारी परेशान हो गए। छोटे शहरों में कितनी तरह से लूट मार मच गई, आप लोगों को त्रस्त होते देखा हमने। भोपाल में तो कई मनोज सारी जी, दुकानें बंद हो गई। हाँ, छोटे छोटे व्यापारी परेशान हो गए थे। तो ये वो एक सबक भी था कि आप सरकार ठीक ढंग से नहीं चला रहे, 15 माह में ये हालात रहे हैं, तो आगे क्या होंगे 5 साल। लेकिन दमोह में वैसा नहीं था। दमोह में भी उनने भाजपा को सबक सिखा दिया कि जब आपको जरूरत नहीं थी तो आप बेवजह जनता के ऊपर चुनाव क्यों थोप रहे हैं, कोरोना को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो सबक था भाजपा के लिए कि बेवजह आपकी चुनाव की वजह से यहाँ लोगों में कोरोना फैलेगा और उससे नुकसान वहाँ के लोगों का होगा। और इस तरह के कई वीडियो वायरल भी हुए थे मनोज जी चुनाव के दौरान के लोग किस तरह से परेशान हो रहे थे। भले ही वहाँ के आंकड़े आप दूसरे दिखा रहा हो, बाद में देखिए कोरोना वहाँ भी फैला। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए। लेकिन जिन 4 चुनावों की आप बात करो मनोज जी, ये एक तरह से सर्वे हो जाएगा उस पूरे प्रदेश का कि जनता का मूड क्या है, कि चारों तरफ चुनाव होना है, बिल्कुल अलग अलग रीजन में होना है। तो एक तरह से हम इसको सर्वे के रूप में ले देंगे। जिस तरह से हम मीडिया वाले सर्वे करते हैं कि सारे जिलों में से कुछ जिले चुन लिए चारों तरफ के, अपने मध्य उत्तर पूर्व चारों, हाँ, तो उसी तरह से जब ये चुनाव होंगे मनोज जी, तो इसके परिणाम बता देंगे हम। ये व्यू रचना से कुछ नहीं होता। व्यू रचना तो मनोज जी द्रोण ने भी की थी लेकिन यहाँ देखिए आप, पब्लिक है, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस वहाँ मेहनत कर रही है नहीं कर रही। उसको सबक सिखाना होगा तो वो 4 चुनावों में सरकार को सुना। तो यही मुझे लगता है। एक और सबक है कि आप देखिए कि कांग्रेस के पास जो पिछली बार उन्होंने गलती की कि जिन लोगों ने आपको टिकट छोड़ कर गए थे, तो आपको पता था ये उपचुनाव होना है,
तब आप एक मजबूत उम्मीदवार अपना खड़ा कर देते जिसके पास पूरा समय होता कि वो क्षेत्र की जनता के बीच घुले मिले, लेकिन आप उसको आखिरी समय तक खींचते गए और एंड टाइम पे आपने बीजेपी के कई सारे लोगों को अपनी टिकट पे उतारा, कुछ जीते भी कुछ हारे भी। इन चारों जगह भी जब आपको पता है कि जब सहानुभूति के मामला अगर खंडवा छोड़ दिया जाए कि चलिए आपको अरुण यादव को टिकट नहीं देना है या आपको उनको उलझाए रखना, तो बाकी 3 सीटें ऐसी थी जहाँ पहले उम्मीदवार घोषित कर सकते थे। खासतौर से अगर पृथ्वीपुर की जहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह के बेटे नितिन को चल रहा है कि टिकट दिया जाएगा, जोबट है, ताकि उनके पास पूरा समय रहता, वो कार्यकर्ताओं तक पेड़ बनाते, बीजेपी की जो भी रणनीति उसकी काट कर पाते। लेकिन आप अभी भी लंबा खींचे जा रहे हैं और आप तंज कस रहे हैं कि देखिए बीजेपी तैयारी कर रही है, हम तो दमोह मॉडल से जीत जाएंगे। तो शायद बेहतर ही होता कि पहले प्रत्याशी घोषित कर देते तो आपको चुनाव में एडवांटेज मिलता। इस बात के बारे में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू होने तक इंतजार करने की कांग्रेस को जरूरत नहीं थी। वो पहले से, खासतौर से विपक्ष में रहते हुए, तो उसको ये सबसे पहले सोच के कर लेना चाहिए था कि वो कैसे इन चुनावों पर जीते और कम से कम अपने कैंडिडेट को खड़े कर ही सकती थी। अब दिक्कत इस बात को लेकर है कि हम लोग जिस बारे में कह रहे हैं कांग्रेस वही करती चली जा रही है कि वो अपने काम को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही और सिर्फ टीका टिप्पणी करके तंज कस के बीजेपी पे या आप चुनाव नहीं जीत सकते। उसको खासतौर से हर बार साफ साफ नजर आने लगा है कि कांग्रेस में बिल्कुल ही तैयारी, एकता भी नहीं है और ना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इस तरह का प्रयास है कि भाई चुनाव के मोड में रहना है, कुछ करके दिखाना है, जीतना है। वो सब कुछ करती नजर नहीं आ रही कांग्रेस। ये बहुत मतलब अजीब लगता है कि बार बार ये बात कही जाए, लेकिन ऐसा कुछ तो नजर आए जिसको लेके आप कहें कि हाँ भाई कांग्रेस जो है वो कुछ करके और जीतना चाहते थे। बिल्कुल। तो वो ऐसा भी है ना कि जैसे हाथ की लकीरों के भरोसे जो रहते हैं, तो वो शायद उनका हाथ भी किसी लकीरों के भरोसे किस्मत की कि शायद किस्मत खुल जाए। गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी पर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं, जो चीज ऊपर गई वो नीचे आ जाएगी ऐसा लगता है उनको। वो इंतजार करें बीजेपी नीचे आएगी। लेकिन ये थ्योरी उनकी बिहार और उत्तर प्रदेश में हम देखें या पश्चिम बंगाल में, तो वो 0 पर आ गए, इसमें भी वो खुश थे। ये देखिए सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात को लेके ऑर्गेनाइजेशनली आपको संगठन के दूर पे आपको कुछ ना कुछ करते नजर आना चाहिए, कुछ हो नहीं रहा। और ये जरूर हो रहा है कि संगठन से लोग बहुत सारे निराश होकर इधर उधर जा रहे हैं। अगर ये स्थिति बनी रही तो मध्य प्रदेश में तो खैर शुरू से ही ऐसा रहा कि मध्य प्रदेश में लोगों को ये बार बार महसूस होता रहा कि भाई या तो आप आपस में लड़ते रहते हैं या फिर निष्क्रिय पड़े रहते हैं। आक्रमण्यता की एक अजीब स्थिति बनी हुई है कांग्रेस को लेके और ये साफ नजर आ रहा है। जी ब्रजेश जी, आक्रमण्यता की स्थिति, लेकिन एक बड़ी चुनौती वीडी शर्मा के सामने भी, क्योंकि अगर 28 सीटों के उपचुनाव देखें तो सिंधिया शिवराज के सहारे नैया पार लग गई थी, लेकिन दमोह में जहाँ उनकी अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि बीच में मुख्यमंत्री कोरोना के कारण ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सीट हारना पड़ी और जितने मार्जिन से कभी शायद टोटल मिलाकर जयंत मलैया जीते हों। और अब ये बाकी जो 4 उपचुनाव और जिस प्रकार से वीडी शर्मा सक्रिय हुए, क्योंकि प्रदेश में उनको अपनी सक्रियता भी दिखानी है और ये भी दिखाना है कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। और एक और चीज़ जो नायडू जी ने कही थी कि चुनाव के कारण सरकार पर ध्यान नहीं दे पाती, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और शायद इसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि शिवराज सिंह चौहान पर पूरे संगठन की जो डिपेंड है एक तरह से, अध्यक्ष कोई भी हो, चाहे राकेश सिंह हो, नंद कुमार सिंह चौहान रहे हों या उसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, या अब ये सिलसिला अब वीडी शर्मा तक आ गया, तो शायद इससे भी संगठन को ऊपर उभर के कुछ नया करना होगा। देखिए मनोज जी, जब जो पार्टी सत्ता में रहती है उसका संगठन हमेशा कमज़ोर हो जाता है। हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में संगठन बाकायदा मजबूत है, भले ही क्योंकि आप आज सत्ता में हो इसलिए उसका वो आक्रमण नहीं दिखता है, वो सत्ता के खिलाफ नहीं दिखता है इसलिए, लेकिन वो काम लगातार करते रहते हैं। भाजपा की एक थ्योरी है बैठक भोजन विश्राम, वो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार काम देते रहते हैं। तो आप देखिए चाहे वो कोरोना काल चल रहा हो तो उन्होंने घर घर जाने के लिए लोगों कार्यकर्ताओं को सेवा के लिए लगा दिया, तो काम वो रचनात्मक दिशा में भी ले जाते हैं, चाहे योजनाएं हो सरकार की। अब यही काम कांग्रेस को करना चाहिए कि वो सरकार की विफलताएं गिनाए, लेकिन कांग्रेस का ऐसा नहीं है कि नेटवर्क नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको हर गांव में मिल जाएगा, लेकिन संगठन नहीं गढ़ पाते हैं। इतने लंबे समय बाद उनको मौका मिला था विधानसभा में ये, लेकिन वो 3 घंटे के सत्र में उन्होंने गवा दिया, बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो उनके दिग्विजय सिंह है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में सिंधिया के हमले करते फिर रहे हैं और कमलनाथ छिंदवाड़ा से तीरंदाजी कर रहे हैं, बाकी नेता और संगठन का किसी को पता नहीं है। वो इसलिए मनोज जी की जिस तरह से नायडू जी कह रहे थे ना कि संगठन की कोई चिंता नहीं करता कांग्रेस में, वो व्यक्तियों की पार्टी है। कमलनाथ जी को चिंता है छिंदवाड़ा की, उनको अपनी चिंता है, और दिग्विजय सिंह को अपनी चिंता है कि मैं अपना कुनबा कैसे बढ़ा सकूं। ग्वालियर यदि वो जा रहे हैं तो उसकी वजह भी है सर कि सिंधिया जी इधर आ गए, वो उनके क्षेत्र में दौरा करेंगे, तो वहाँ
राधोगढ़ में, तो वहां अपने अपना किला बचाने की जंग जो लड़ी जा रही है वो पहले प्राथमिकता उसे दी जाती है। यदि संगठन को आप प्राथमिकता देते तो निश्चित तौर पर आप पूरे मध्य प्रदेश में संगठन खड़ा कर सकते थे। कार्यकर्ता सब जगह हैं, आप भी उन कार्यकर्ताओं को काम दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस कमजोर नहीं है, बिल्कुल, कांग्रेस में क्योंकि- संगठन क्योंकि नहीं है। हमने मनोज जी। देखा विधानसभा में सिर्फ 50,000 वोटों का अंतर था दोनों दलों के बिल्कुल बीच। मनोज जी, यदि कांग्रेस मेहनत करे तो देखिए आदिवासी वोट बैंक जिस तरह नायडू जी बता रहे थे उनकी तरफ भाजपा की तरफ गया तो भाजपा की सरकार बन गई। आप चाहे छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ गया तो उनकी सरकार बन गई। तो आप अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे, उनके बीच में नहीं जा रहा। लेकिन जिन लोगों ने उपचुनाव में मेहनत की, चाहे कांतिलाल भूरिया को देख लो, सत्ता में रहते हुए जीत गए। यदि आप जो कह रहे हैं कि आज यदि चुनाव में यदि कैंडिडेट आज घोषित कर दें, निश्चित तौर पर वो मेहनत करेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनके दुख दर्द में भागीदार होंगे, तो उस हिसाब से उनको वोट मिलेंगे। अब आपने जो कहा कि बीडी शर्मा के लिए चुनौती, निश्चित तौर पर बीडी शर्मा के लिए बड़ी चुनौती है मनोज जी। अब बीडी शर्मा को अपनी काबिलियत दिखाने की एक मौका है कि वो बता सकते हैं कि किस तरह से मैं संगठन तो मजबूत है निश्चित तौर पर, उसको किस तरह से यूज कर सकता हूँ। यदि मैंने विद्यार्थी परिषद में करके दिखाया है, जिस आधार पर उनको प्रदेश का मुखिया बनाया गया है, तो अब ये पहला मौका है उनके, जो अग्नि परीक्षा है उनकी, वो इसमें पास हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए आगे बहुत संभावना है। और यदि यहाँ पे देखिए आप, भले ही वो किसी कारण से भी नुकसान होता है तो दमोह पे तो आप मान लिया कि सरकार की गलती होगी, कोरोना की गलती होगी, तमाम तरह की, और संगठन उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी आपके पास आपने ठीकरा फोड़ दिया, ठीकरा फोड़ा, लेकिन आपने वापस ले लिया ना, आपने उनको संगठन में नोटिस देने के बाद आपको उनको नियुक्ति करना पड़ी, तो वो ठीकरा भी आपका नहीं फूट पाया। निश्चित तौर पर संगठन की अग्नि परीक्षा है और उनको साबित करना होगा इन 4 चुनावों में, और यही वजह है कि वो मेहनत से लग गए, संगठन उनके पास मजबूत है, उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं ये उन्हें देखना होगा। बिल्कुल। चलिए, लेकिन हमको भी अब घड़ी देखना, और घड़ी ये कह रही है कि समय और इजाज़त नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए आप दोनों को यहीं क्षमा के साथ विदा लेने होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नायडू जी आपका, ब्रजेश जी आपका विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, और बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस बार बार जिस दमोह मॉडल की बात कर रही है, वो मॉडल दरअसल था ये किसी को पता नहीं है। ये दरअसल वैसा ही मॉडल था जैसा कि छिंदवाड़ा मॉडल के बारे में कहा जाता था, लेकिन 15 महीने की सरकार थी तो उसमें उसकी सारी हवा निकल गई। और हो सकता है कि ये जो उपचुनाव होना है, और कांग्रेस अगर इसी दमोह मॉडल के भरोसे रही तो इस चुनाव में, उन चारों चुनाव में उसकी हवा निकल सकती है। तो शायद ये अब ये देखना होगा कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती, कमल की या नाथ की। जिसकी भी होगी उसका रास्ता आगे आसान होगा, और जिसकी हार होती है उसके लिए कठिनाई भरा समय शुरू होगा। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।